अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जापान एक उभरते हुए सूरज की सरजमीन और एक ऐसी कौम है जो अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, डेवलप सिटीज़, ट्रेडिशनल कल्चर और अपनी खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया में पॉपुलर है और आज जापान दुनिया की टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। जब भी हम जापान की बात करते हैं तो एक चीज़ हमारे जहन में आती है, वो है वहाँ का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ और सबसे बढ़कर जापानीज़ की क्रिएटिविटी। लेकिन दोस्तों, जापान हमेशा से ऐसा नहीं था। ये 217 साल तक दुनिया के लिए बंद रहा और वर्ल्ड वार 2 के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर होने वाले एटमी हमलों के बाद जापान बुरी तरह डैमेज हुआ और ऐसा लगने लगा था कि शायद दोबारा कभी ना खड़ा हो सके। और 1960 तक जापान खुराक की किल्लत का शिकार रहा और उस दौरान जापानीज 24 घंटों में सिर्फ एक टाइम का ही खाना खा पाते थे। 1957 में पाकिस्तान ने पहली दफ़ा चावलों से भरा बहरी जहाज जापान को गिफ्ट के तौर पर भेजा, जिस पर लिखा हुआ था द गिफ्ट फ्रॉम पाकिस्तान। दोस्तों, जापान की तारीख एक ऐसा सफ़र है जो बहुत हैरानकुन है और जापान की तारीख में इतने ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हैं जो कि अनबिलीवेबल है पूरी दुनिया के लिए कि कैसे इतने कम अरसे में एक कौम दोबारा से खड़ी हो सकती है। और ये हकीकत है दोस्तों कि जापान हमेशा से क्राइसिस से निकलता है और आज दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। और आज जापान की एक्सपोर्ट्स 680 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा हो चुकी हैं। 3 बड़े सवाल यहाँ पे उठते हैं दोस्तों कि कैसे जापान हमेशा क्राइसिस से निकल कर सामने आता है और कौन से ऐसे सीक्रेट्स या टेक्निक्स हैं जिनको फॉलो करते हुए जापान आज दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है और आज पूरी दुनिया में जापानीज प्रोडक्ट्स का राज है। और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान और जापान के दरमियान कॉमन है और क्या पाकिस्तान जापान के फार्मूले पर अमल करके दुनिया की बड़ी इकोनॉमी बन सकता है और दोबारा से डेवलप कंट्रीज़ में शामिल हो सकता है। इन सब सवालों के जवाब जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, जापान का असल नाम है यामातो और जापान के इंसेस्टर्स का ताल्लुक कोरिया और मलेशिया से था। जापान की तारीख तकरीबन 39,000 साल पुरानी है और इस सारे पीरियड ऑफ टाइम को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, ओल्ड एज, मिडल एज और मॉडर्न एज। अब ओल्ड एज की बात करें तो इसका आगाज होता है पिलियोलिथिक पीरियड ऑफ टाइम से और उसके बाद आता है जॉमन पीरियड ऑफ टाइम, उसके बाद स्टार्ट हो जाता है याजोई पीरियड ऑफ टाइम और फिर फाइनली आता है कूफन पीरियड ऑफ टाइम और ये लास्ट पीरियड ऑफ टाइम था ओल्ड एज का। और यहाँ से फिर आगाज होता है आगे क्लासिकल एज का, जिसको हम मिडिल एज कह सकते हैं। दोस्तों, क्लासिकल पीरियड ऑफ टाइम का आगाज होता है असुक पीरियड ऑफ टाइम से और ये पहला फेज होता है क्लासिकल एज का। नंबर 2 पे आता है नारा पीरियड ऑफ टाइम, हायान पीरियड ऑफ टाइम, कामाकुरा पीरियड ऑफ टाइम, मोरोमाची पीरियड ऑफ टाइम, अजुकी मोमोयामा पीरियड ऑफ टाइम और फिर फाइनली आता है ईडो पीरियड ऑफ टाइम और यहाँ से फिर क्लासिकल एज का एंड हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद मॉडर्न एज का आगाज होता है जिसका सबसे पहला फेज है मेजी पीरियड ऑफ टाइम। नंबर 2 पे आता है ताइशो पीरियड ऑफ टाइम, शोवा पीरियड ऑफ टाइम और ये वो टाइम होता है जिस दौरान वर्ल्ड वार 2 भी होती है और यहाँ पर जापान पर 2 बड़े एटमी हमले किए जाते हैं, हिरोशिमा और नागासाकी पर। और ये टाइम भी जापान के लिए बहुत ही मुश्किल टाइम कहा जा सकता है। और फिर 1989 को हैजिया पीरियड ऑफ टाइम का आगाज होता है। ये वो टाइम होता है जब जापान बदल रहा था और नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जा रहा था और जापान एक नए एरा में दाखिल हो रहा था। ये कहा जा सकता है ये वो पीरियड ऑफ टाइम था जब जापान ने तरक्की का आगाज कर लिया था। और फिर फाइनली 2019 से आगाज होता है रीवा पीरियड ऑफ टाइम, जो कभी प्रेजेंट में चल रहा है। अगर हम अपनी स्टोरी को रिवर्स बैक लेकर चलें तो जो लास्ट एरा था मॉडर्न एज का, यहीं से मॉडर्न जापान की बुनियाद रखी जाती है और जापान तरक्की की मुनाज़र तय करता है। दोस्तों, आज की मॉडर्न जापान की फाउंडेशन रखी गई थी 23 अक्टूबर 1868 को
जब जापान में नए दौर का आगाज होता है और मिलिट्री डिक्टेटरशिप को एंड किया जाता है। 17 साल के मेजी इंपीरियर ने शोगुनेट रूल को खत्म करके एक नए दौर का आगाज किया और इस इवेंट को मेजी रेस्टोरेशन का नाम दिया जाता है। और मेजी रेस्टोरेशन के चलते जापान में मिलिट्री और पॉलिटिकल आउटलुक ही बदल जाता है और जापान में एक नए रेवोल्यूशन का आगाज हो जाता है। इससे पहले शोगुनेट दौरे हुकूमत में जापान की मिलिट्री बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी और जापान पूरी दुनिया से आइसोलेट कर चुका था और इसी आइसोलेशन की वजह से जापान में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ना आ सकी और जापान टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया से पीछे रह चुका था। दोस्तों, शोगुनेट हुकूमत ने एक साकू का प्रिंसिपल अडॉप्ट किया था। इसका मतलब था क्लोज कंट्री। जापान के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए बंद थे। जापान में कोई भी फॉरेनर नहीं आ सकता था और ना ही कोई जापान से बाहर जा सकता था और ये कानून था, एक लॉ था और जो कोई भी इसको ब्रेक करता था इसकी सजा थी डेथ पेनल्टी। यानी कि जापान में आना और जापान से बाहर जाना एक बहुत बड़ा जुर्म था और जापान की गवर्नमेंट ने इस साकू का लॉ को 217 साल तक अडॉप्ट किया और इसी वजह से जापान पूरी दुनिया से तनहा हो चुका था। लेकिन मेजी रेस्टोरेशन के चलते जापान में इनकलाब आ चुका था और पूरी दुनिया के लिए जापान की सरहदें खोल दी गई और इसके बाद बड़े मैसिव लेवल पर बड़ी बड़ी इस्लाहात की जाती हैं और जापान के हालात बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर आकर इस कहानी को अगर मैं फास्ट फॉरवर्ड करूँ तो वर्ल्ड वार 2 के बाद जापान दोबारा से क्राइसिस में चला गया। वर्ल्ड वार 2 में होने वाले एटमी हमलों के बाद जापान के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके थे और किसी को लग ही नहीं रहा था कि जापान दोबारा से खड़ा हो सकता है। दोस्तों, वर्ल्ड वार 2 में जापान जर्मनी और इटली के साथ था। उस जंग से पहले भी जापान चाइना के साथ जंग में एंगेज था और इस दौरान जब जापान ने पर्ल हार्बर पर हमले किए तो इन हमलों की वजह से अमेरिका भी इस जंग में दाखिल हो चुका था। जिसके बाद अमेरिका ने जापान के 2 बड़े शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए। अप्रैल 1942 को टोक्यो पर होने वाले डू लिटिल रेड से लेकर 1945 तक होने वाले एटमी धमाकों तक और इस दौरान जितनी भी अमेरिकन से बमबारी की इसने जापान की इंडस्ट्री को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और 93% के करीब स्टील प्रोडक्शन भी खत्म हो चुकी थी और जापान की इकोनॉमी 50% से भी नीचे आ चुकी थी और हाइपर इन्फ्लेशन के चलते भूख फैलने लगी और खाने पीने की चीज़ें भी लोगों की पहुंच से बाहर हो रही थी। गुर्बत, भूख और हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से बच्चों में बीमारियां फैलने लगी और फिर 1957 में भी पाकिस्तान ने अमदादी जहाज़ जापान में भेजे और ये जापान की तारीख का मुश्किल तरीन दौर कहा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, 1950s और 1960 के दरमियान जापान बहुत कुछ ऐसा कर जाता है जिसकी वजह से हालात बदलने के चांसेस बढ़ जाते हैं और 1960 के बाद जापान के रिवाइवल का आगाज होता है जो दुनिया के लिए अनबिलीवेबल था। दोस्तों, इस रिवाइवल और डेवलपमेंट फेज में पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स हैं जिन पर अमल करके पाकिस्तान भी डेवलप कंट्रीज में शामिल हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान और जापान में एक चीज़ कॉमन है दोस्तों कि दोनों कंट्रीज हमेशा क्राइसिस से निकलते हैं और फिर दोबारा से बड़ी तेज़ी के साथ चीज़ों पे ग्रिप करते हैं और तरक्की का सफ़र शुरू हो जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का ये सफ़र हमेशा 2 से 3 साल के बाद दोबारा रुक जाता है। लेकिन अब दोबारा से पाकिस्तान को भी चाहिए कि जापान के फार्मूले पर अमल करके तरक्की का सफ़र दोबारा से शुरू किया जा सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों जापान के डेवलपमेंट फेज के कुछ फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं कि जिन फैक्टर्स की वजह से, जिन सीक्रेट्स की वजह से आज जापान दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। दोस्तों, जापानीज की कामयाबी का सबसे पहला सीक्रेट और फार्मूला है काइजन। ये एक ऐसा फार्मूला है जो इसको आप किसी भी फील्ड पर अप्लाई करो तो आपकी ग्रोथ 100% हो सकती है। काइजन बेसिकली ये कहता है कि अपने गोल को अचीव करने के लिए इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो और इतना छोटे टुकड़ों में बांटो कि इसको जल्दी से हम अचीव कर सकें और अचीव करने के लिए एक्शन ले सकें क्योंकि छोटे गोल को हम आसानी से अचीव कर सकते हैं। जापानीज इस फार्मूले और टेक्निक को इस्तेमाल करके दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। जापान ने 1950s में ये टारगेट सेट किया कि उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पहले नंबर पर आना है और उन्होंने ऐसे ही किया और 10 सालों में जापान 1960 तक पहले नंबर पर आ चुका था। फिर 1960s में जापान ने टारगेट सेट किया कि उन्होंने स्टील प्रोडक्शन में पहले नंबर पर आना है और ऐसे ही 1970s तक जापान स्टील प्रोडक्शन में पहले नंबर पर आ चुका था और 1970s में जापान ने ये टारगेट सेट किया कि उन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पहले नंबर पर आना है और उसके बाद 1980s में जापान ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पहले नंबर पर आ चुका था। दिस इज द पावर ऑफ काइजन रूल और ऐसे ही जापान आज दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। दोस्तों दूसरा बड़ा फैक्टर है वहाँ का एजुकेशन सिस्टम। इस एजुकेशन सिस्टम के चलते जापान में हाईली एजुकेटेड वर्कफोर्स, इनोवेशन,
और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ रही है। और 1947 में जापान ने एजुकेशन सेक्टर में एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया। बेसिक राइट टू एजुकेशन का एक लॉ मुतारफ करवाया गया। इस कानून के साथ अब वहाँ पे लोगों को बेसिक एजुकेशन का राइट दिया गया। अब जापान में एजुकेशन भी ऐसी है कि लोगों का इंटेलेक्चुअल लेवल हाई हो और लोग स्किल की तरफ ज़्यादा मोटिवेशन के साथ आ सकें। ये कानून मुल्क में हर शहरी को बेसिक एजुकेशन का राइट देता है। अब एजुकेशन भी ऐसी हो कि लोगों का इंटेलेक्चुअल लेवल हाई हो और चीज़ों के बारे में उनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो। और जापान में टीचर को एक ख़ास मुकाम हासिल होता है। टीचिंग का प्रोफेशन वहाँ पे हाईली पेड और सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेबल एक प्रोफेशन कहा जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान और इंडिया जैसे मुल्कों में टीचर्स को मुकाम नहीं दिया जाता जितना वो डिज़र्व करते हैं और ना ही उतनी सैलरीज दी जाती हैं। पाकिस्तान और इंडिया में भी टीचिंग का प्रोफेशन हाईली पेड हो ताकि लोग ज़रा स्किल सीख के इस प्रोफेशन में आ सकें और लोगों को एजुकेट कर सकें। अब इस बेसिक राइट टू एजुकेशन लॉ की वजह से जापान में 9 साल तक बच्चों के लिए तालीम मुफ्त है और इस फार्मूले को जापान ने 6-3 और 3-4 का नाम दिया। 6 साल तक प्राइमरी एजुकेशन, अगले 3 साल जूनियर सेकेंडरी एजुकेशन और 3 साल सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। अब फिर फाइनली 4 साल के लिए सीनियर अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन। जापान ने अपने यूनिवर्सिटीज़ में भी टेक्निकल स्कूल खोल रखे हैं। चाइना की तरह जापान ने स्टीम सेक्टर और टेक्निकल एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। स्टीम सेक्टर से मुराद है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स की फील्ड्स। अब इन फील्ड्स पर फोकस करने के बाद जापान में टेक्निकल लोगों के कैसा पूल सामने आता है जो जापान की तकदीर ही बदल देता है। और तीसरा बड़ा फैक्टर है दोस्तों लोकल प्रोडक्शन। जापान ने लोकल प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। लोकल इंडस्ट्रीज और लोकल बिजनेसेस के लिए एक ऐसा माहौल बनाया गया कि जहां पर वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने लगी। अब स्किल्ड ह्यूमन फोर्स, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक रिफॉर्म के चलते वहाँ की इंडस्ट्रीज बहुत तेज़ी के साथ ऊपर जाने लगी। अब अगर मैं चौथा रीज़न आपको बताऊंगा तो आप लोग हैरान रह जाएंगे और कुछ लोग तो यकीन ही नहीं करेंगे कि एक मुल्क कैसे आर्मी के बगैर चल सकता है। और पाकिस्तान और इंडिया जैसे मुल्कों में ये बातें अक्सर सुनने को मिलती हैं कि अगर फौज नहीं होगी तो दुश्मन मुल्क हमला करेगा और आपके मुल्क पर कब्जा कर लेगा। लेकिन दोस्तों 1960s में जब जापान ने यूएस के साथ एक डिफेंस ट्रीटी साइन की तो इसके बाद जापानी फौज को ऑफिशियली डिसमेंटल कर दिया गया। इसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जब अमेरिका ने जापान पर कब्जा छोड़ा तो उन्होंने कहा कि अब आप लोग अपनी आर्मी नहीं बना सकते। कहने को तो ये ट्रीटी जापान के बहुत अगेंस्ट थी, लेकिन दूसरी तरफ जापान को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होने वाला था और वो फ़ायदा था आर्मी पर खर्च होने वाला बजट। वो पैसा जो आर्मी पर खर्च किया जाता था अब जापान अपने लोगों पर खर्च कर सकेगा और फिर वही पैसा जापान ने अपने लोगों पर, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पर, एजुकेशन पर और इनोवेशन पर लगाया, जिसके बाद जापान बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा। और इस डिफेंस ट्रीटी के बाद जापानी प्रोडक्ट्स को अमेरिकन मार्केट्स में भी स्पेस मिलने लगी थी और इसके साथ में अमेरिका से भी जापान में इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो चुकी थी। अब इतनी तेज़ी से जब इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुई तो जापान में बड़ी तेज़ी के साथ नए नए इंडस्ट्रियल यूनिट्स और सेटअप लगने लगे। इन बड़े टेक्नोलॉजिकल सेटअप्स आने की वजह से जापान की प्रोडक्ट्स में इंप्रूवमेंट आने लगी और वह हाईली रिकमेंडेड और दुनिया में पॉपुलर होना शुरू हो चुकी थी। पहले जापानीज प्रोडक्ट्स को चाइनीज प्रोडक्ट्स की तरह ही समझा जाता था क्योंकि वो अनरियलिस्टिक और चीप हुआ करते थे। अब जापानीज प्रोडक्ट्स में इनोवेशन, एडवांसमेंट और इम्प्रूवमेंट आने के बाद अमेरिकन कंज्यूमर भी इस पर ट्रस्ट करने लगा था। अमेरिका के हर घर में अब जापानीज प्रोडक्ट्स ही दिखाई देती थी। पैनासोनिक, सोनी और निंटेंडो जैसे जापानी ब्रांड्स बहुत तेज़ी के साथ अमेरिकन मार्केट में प्रवेल कर रहे थे। और दोस्तों 5वां फैक्टर है जापानीज लोग और जापानीज लोगों की सिंपलिसिटी। जापानीज बहुत कम खाते हैं और बहुत ज़्यादा वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। उनका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा सिंपल है। वो सिर्फ काम काम और बस काम करते हैं, झूठ बहुत कम बोलते हैं और बहुत ज़्यादा सफाई पसंद है। और जापानीज लोगों के घर भी बहुत छोटे होते हैं और अक्सर घरों का साइज तो हमारे बेडरूम जितना होता है। और जापान में लेट होना बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता है और जापानीज टाइम के बहुत ज़्यादा पाबंद होते हैं। जापान में आज तक कोई भी ट्रेन 30 सेकंड से लेट नहीं हुई और एक दफ़ा जब ट्रेन ड्राइवर को इमरजेंसी में टॉयलेट जाना पड़ा तो वो ट्रेन 1 मिनट के लिए लेट हो चुकी थी। अब इस लेट होने की वजह से पूरे जापान में खलबली मच जाती है और लोग ये रिसर्च करते हैं कि वो ट्रेन क्यों लेट हुई थी और जो रीज़न सामने आती है कि वो ड्राइवर को इमरजेंसी टॉयलेट में जाना पड़ा। दोस्तों जापान में एक मेटाबो लॉ है जिसके तहत जापान में मोटा होना एक बहुत बड़ा जुर्म कहा जा सकता है। 40 साल के बाद आपके जो कमर साइज है वो 33.5 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी कमर का साइज ज़्यादा है तो ये बाय लॉ आपने क्राइम किया है। दोस्तों ये वो थे 5 फैक्टर जिसकी वजह से जापान दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। पाकिस्तान को भी चाहिए कि इन फैक्टर्स पर अमल करे, उन फैक्टर्स पर रिसर्च करके दोबारा से पाकिस्तान
एशियन टाइगर बन सकता है। पाकिस्तान में लोग काम करना पसंद नहीं करते, इसलिए पाकिस्तान में लोगों के अंदर काम करने की हैबिट को डेवलप करना होगा, उन लोगों को काम पर लगाना होगा और जज्बाती नारों से निकालकर पाकिस्तानी कौम को एक प्रॉपर डायरेक्शन में लेकर चलना होगा, तभी हम दुनिया में कामयाब हो सकते हैं। पाकिस्तान के फाउंडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि काम काम और बस काम, और यही वो फार्मूला है जिस पर अमल करके हम कामयाब हो सकते हैं।